हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर टेट हर कमीशन में आते ही हैं। उसमें से हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बताएंगे आपको कि किस तरह सिद्धांत कौन से हैं और किसकी खोज कब हुई है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हमारे पास पहला टॉपिक है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ थी और कब इसको स्थापित किया गया और किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये सबसे पहली ये जो हमारे पास प्रयोगशाला थी, ये प्रयोगशाला हमारे पास विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई थी। जर्मनी के जिम्पिंग शहर में स्थापित की गई थी। और ये कब की गई थी? तो ये 1879 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सर्वप्रथम प्रयोगशाला कहाँ और कब खोली गई और किसके द्वारा खोली गई। तो भारत के जो सबसे पहली प्रयोगशाला थी वो कोलकाता में खोली गई थी, 1916 में खोली गई। और SN सेनगुप्त ने स्थापित की कराई थी ये। ठीक है, करवाई थी ये, की नहीं थी, ये करवाई थी। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक पाठशाला जो इलाहाबाद में स्थापित की गई थी और 1942 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम अशक्तता, जिसे हम बोलेंगे लर्निंग प्रॉब्लम्स। लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे, वो कौन कौन सी होती है और क्या इसके नाम है। तो इसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है। कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, जो बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है या पढ़ने में थोड़ा या लिखने में, ये शब्दों की वर्तनी करने में। ठीक है, मान लो कुछ बोलना है, उसमें उसको सही शब्द यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसको हम शब्दों की वर्तनी करने में अशक्त मानेंगे। और गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में। ठीक है, तो इसके हमारे पास कई प्रकार हैं। तो पहला है हमारे पास अफेजिया। ठीक है, अफेजिया भाषा एवं संप्रेक्षण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। ठीक है, भाषा एवं संप्रेक्षण। ठीक है, इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पीड़ित छात्र जो होते हैं वो मौखिक रूप से सीख नहीं पाते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, माइंड में उसके कुछ प्रॉब्लम रहती है, क्षति या किसी चोट के कारण हो सकता है, ये अफेजिया तब होता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हमारे पास डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है। ठीक है, जिसका संबंध पठन विकार से है। डिसलेक्सिया क्या होता है? जिसे पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम आती है। इसमें बच्चे को लिखने, पढ़ने, शब्दों को पहचानने, समझने, याद रखने, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है डिसलेक्सिया। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है टेट में और कमीशन में भी पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया विकार किससे संबंधित है। तो ये क्या है? ये पठन से संबंधित विकार है, जिसमें इसमें क्या होता है? लिखने, पढ़ने, शब्दों को पहचानने, समझने, याद करने, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे बी और डी, सो और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए जो सेम वर्ड होते हैं उसमें ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे बी और डी, इन्होंने बहुत अच्छा है एक एग्जाम्पल दिया है। 3 एग्जाम्पल है हमारे पास बी और डी। देखिए इसका लिखने का जो तरीका है वो लगभग सेम है, थोड़ा उल्टा है इसको। ठीक है, और सो है और वाज है। ठीक है, इसमें क्या है, एक अक्षर आगे पीछे कर है इनका, तो इसमें उनको कठिनाई आती है। ठीक है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में भी अंतर नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास अप्रैक्सिया। ठीक है, अप्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया, इसको अप्रैक्सिया भी बोल सकते हैं और डिप्रैक्सिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? तो अप्रैक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है, उसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने,
टहलने बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। ठीक है। अप्रैक्सिया क्या है, अप्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है, जो मांसपेशियां होती है उसकी सही ढंग से काम नहीं करती है, जिसमें वो लिखने में, चलने में, टहलने में, टहलना मतलब आगे पीछे चलने में, ठीक है, और बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। जो मान लो कई बार क्या होता है कि किसी की जुबान अड़ती है, बोलने में कुछ शब्द बोल नहीं पाता है वो, तो उसको डिस्प्रैक्सिया का नाम दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर है हमारे पास डिस्ग्राफिया। ठीक है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया जो है ये लिखने से संबंधी है। ठीक है। इसमें इसमें कि या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। ठीक है। मान लो वो बच्चा लिख रहा है लेकिन उससे लिखा नहीं जा रहा है, या लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है, उससे सही नहीं लिखा जा रहा है, या लिखावट सही नहीं हो पा रही है जितनी भी कोशिश कर रहा है वो। ठीक है। इसमें क्या होता है, सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगलियों संबंधी गड़बड़ियाँ होती है। ठीक है। जो हमारी हथेली होती है या हाथ होता है या उंगलियाँ होती हैं उसमें कुछ गड़बड़ होती है, उसकी डायरेक्शन सही नहीं होती, उसके कारण भी हो सकता है ये। ठीक है। डिसकैलकुलेलिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। इसे अच्छे से देखें, प्लीज़ स्किप ना करें ताकि आपको पूरा समझ आए। तो ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। ये ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे गणित, अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है। ये मैथ से रिलेटेड है डिसकैलकुलेलिया। इसके शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि कैलकुलेलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित। ठीक है। तो ये डिस जो है, डिस तो हर किसी के साथ लग ही रहा है। ठीक है। तो कैलकुलेलिया के से आपने समझ जाना है कि ये मैथ का है। ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें बच्चे को, ठीक है, गणित, अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। ठीक है। कई बार अब देखिए इसका नया शब्द है जो ये डिसकैलकुलेलिया के एक और शब्द है न्यूमलेक्सिया। कई बार ऐसा भी शब्द आ सकता है कि न्यूमलेक्सिया किसे कहते हैं या किससे संबंधित विकार है। तो ठीक है, ये सेम है, मैथ से संबंधित विकार है, गणित से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डिस्मोर्फिया। एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को भ्रम हो जाता है। ठीक है। शक जिसे बोलते हैं हम, डाउट जिसे बोलते हैं कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत या अपूर्ण है। ठीक है। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। ठीक है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, ये ऐसी प्रणाली, शिक्षा प्रणाली है जिसमें बच्चे को या बालक को सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। ठीक है। उसका सामाजिक विकास भी देखना है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी देखनी है, उसकी सोशल भी देखनी है, सारा कुछ इसमें देखना पड़ता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इस ये बाल केंद्रित जो होती है वो उसमें बच्चा जो होता है वो केंद्रित होता है, जिसको सर्वांगीण विकास समझाने की कोशिश की जाती है, उसको उस तरह ढालने की कोशिश की जाती है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास प्रगतिशील शिक्षा। तो ये जॉन डीवी के द्वारा अवधारणा दी गई थी। ठीक है। जॉन डीवी जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। इसका अर्थ क्या बताते हैं जॉन डीवी, तो इसका शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक है। इस शिक्षा का उद्देश्य जनतंत्रीय और लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना कर रहा है। ठीक है। देखिए इसमें क्या प्रगतिशील जो शिक्षा है, जॉन डीवी क्या बोलते हैं कि शिक्षा बालक के लिए है। ठीक है। बालक के लिए शिक्षा है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक है। जो बच्चा है वो शिक्षा के लिए नहीं है, लेकिन शिक्षा बालक के लिए है। ठीक है। इसको समझने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आगे। ठीक है। तो इस शिक्षा का उद्देश्य जनतंत्रीय और लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना है, जिसमें बालक स्वयं से करके सीखे। ठीक है। अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन बन जाता है कि स्वयं से करके सीखने की अवधारणा किसने दी थी, तो ये जॉन डीवी के ही अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है। तो अब जॉन डीवी ने शिक्षा में रुचि और प्रयास दो चीज़ों को प्रमुख तत्व मानते हुए शिक्षा ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। ठीक है। जॉन डीवी ने शिक्षा में रुचि और प्रयास दो चीज़ों को प्रमुख तत्व बताए हैं। ठीक है। जो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा में रुचि
और प्रयास दो तत्वों को माना है। ठीक है, उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य समाज और व्यक्ति दोनों का ही विकास करना है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के विकास में 4 मूल सिद्धांत है। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो है प्रगतिशील विकास में कितने सिद्धांत दिए गए हैं या 4 सिद्धांत है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है हमारे पास मस्तिष्क और बुद्धि, दूसरा है हमारे पास मौलिक प्रवृत्तियाँ, तीसरा हमारे पास चिंतन की प्रक्रिया और चौथा है हमारे पास ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास व्यक्तित्व का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है, जिसके फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है शरीर रचना के आधार पर। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास चिंतन के आधार पर, थर्ड है भारतीय दर्शन के आधार पर, और चौथा है हमारे पास साम्राज्य या शास्त्रीय मनोविज्ञान के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप्स की पर्सनैलिटी बताई है इन्होंने, जिसमें ठीक है फर्स्ट में देखिए शरीर रचना के आधार पर क्रेशमर ने दिया है इसको। तो इसमें क्या आता है, शक्तिहीन, खिलाड़ी सुडोल, नाटा, गोलकाय। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट दिए इन्होंने। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हम चिंतन के आधार पर, थॉर्नडाइक ने दिया है जो। ठीक है, अब देखिए इसमें वर्गीकरण जो किया है वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने किया है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, शरीर रचना के आधार पर जो किया है वो क्रेशमर ने किया है। ठीक है, तो इसके कितने टाइप्स बताए हैं, शक्तिहीन, खिलाड़ी सुडोल, नाटा, गोलकाय। ठीक है, इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। अब चिंतन के आधार पर पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट जो बताई है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बताई है, वो चिंतन के आधार पर थॉर्नडाइक के द्वारा बताई गई है, जिसमें सूक्ष्म, स्थूल और प्रत्यक्ष है। ठीक है, ये 3 टाइप्स के बताया है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर जो हमारे पास आ जाता है भारतीय दर्शन के आधार पर, कपिल मुनि ने इसको डिवाइड किया है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ठीक है, इसके हम डिस्क्रिप्शन भी डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें क्या सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, या तपोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सतोगुण क्या है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हमारे पास साम्राज्य या शास्त्रीय मनोविज्ञान आधार पर के आधार। ठीक है, अब देखिए साम्राज्य शास्त्रीय आधार पर क्या है, चौथा जो है हमारे पास वो है स्प्रेजर ने दिया है सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कला प्रेमी। ठीक है, अब इसी में मनोविज्ञान के आधार पर क्या है, मनोविज्ञान क्या कहता है, तो युंग ने जो बताया है वो है एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ठीक है, अब इसको हमने डिस्कशन करना है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए इसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट्स आ रहा है हमारे पास, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, जो कारक है वो कौन कौन से कारक हैं और कितने कारक हैं। हमारे पास फिलहाल 2 कारक हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। इनके हमारे पास पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है जैविक कारक में वंशानुक्रम, हेरिडिटरी। ठीक है, जो हमारे दादा परदादा या फादर से हमारे पास गुण होते हैं वो होता है जी। ठीक है, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में प्रभावित करता है। ठीक है, व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है, ये भी हमारे पास एक जैविक कारक है, शरीर का गठन। ठीक है, तो इसमें भी अब थर्ड जो हमारे पास सेकंड है अजैविक कारक है। अजैविक कारक में हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाता है स्वास्थ्य। ठीक, स्वास्थ्य खराब रहता है। ठीक है, वस्त्र, ड्रेस है हमारा जो, ठीक है, उससे हमें कई बार एलर्जीज वगैरह हो जाती है। बौद्धिक स्तर है जो हमारे पास, जो हम बाहर से अनुभव करते हैं, पूर्व अनुभव, प्री एक्सपीरियंस होता है जो हमारे पास। ठीक है, परिवार, फैमिली से जो कुछ सीखते हैं उसमें भी कारक माना जाता है। मित्र समूह, जो फ्रेंड सर्कल होता है हमारे पास, कई बार नेगेटिव चीज़ें हम जल्दी सीख लेते हैं, तो वो भी पर्सनैलिटी पे हमारे फ़र्क पड़ता है उसका। संस्कृति एवं समाज, कल्चर एंड सोसाइटीज़। देखो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, एक फैमिली, स्कूल, ठीक है, फ्रेंड सर्कल और जो सोसाइटी होती है हमारे पास, कल्चर और सोसाइटी का, ये 3 जो हमारे पास 4-5 पार्ट्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जिसमें फैमिली आती है, स्कूल आता है, फ्रेंड सर्कल और कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है,
आर्थिक स्तर की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस, तो ये कई बार क्या होता है कि फैमिली में कई प्रॉब्लम्स के चलते हमें कई बार बड़े डिस्कशन करते हैं तो उसका असर बच्चे पे कहीं ना कहीं दिखाई देता है, उसकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की व्यक्तित्व परीक्षण की विधियाँ। तो इसमें विधियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। इसमें व्यक्तित्व परीक्षण में दो तरह की, एक प्रक्षेपी विधि है और दूसरी अप्रेक्षी विधि है। ठीक है, प्रक्षेपी विधि में क्या है, ठीक है, क्लाउड पिक्चर, TAT। देखिए TAT पिछले, मेरे हिसाब से पिछले या उससे पिछले टैट में पूछा गया था TAT क्या है। तो ठीक है, ये प्रक्षेपी विधियों में आता है। ठीक है, तो और इसको आप अच्छे से पढ़ लेना TAT। ठीक है, इसमें क्या आता है ये, ठीक है, इसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमने आज डिटेल से नहीं डिस्कशन किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड के ड्रॉ ए मैन। ठीक है, इंक ब्लॉक टेस्ट, SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, अप्रेक्षी विधियों में क्या आता है, तो अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन। ठीक है, प्रश्नावली विधि, PPT, बहिदर्शन विधि, मापन रेखा विधि, समाजमितीय विधि और 16PF। देखिए 16PF भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और साक्षात्कार तो पूछा ही जाता है लगभग, साक्षात्कार विधि। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्राइड का सिद्धांत। ठीक है, फ्राइड का सिद्धांत जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस ये मैक्सिमम जितने भी आज तक टैट हुए हैं, कमीशन हुए हैं, फ्राइड का सिद्धांत हमेशा पूछा ही गया है। फ्राइड ने अपने सिद्धांत को किस तरह से डिवाइड किया है, किस तरह से बालक के उसको डिवाइड किया गया है, तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, अब इड क्या बोलते हैं, इच्छाओं की जननी, जन्मजात पूर्णता, सुखवादी पशुता, सपनों की दुनिया, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं, पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार। ठीक है, अब देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके डिस्कशन करेंगे डिटेल से। इड की कर दी मैंने। अब ईगो क्या है, ईगो हमारे पास वास्तविक इड और सुपर ईगो के बीच का सामंजस्य, इच्छाओं एवं वास्तविकताओं के बीच नियंत्रण है। ठीक है, जो इड फर्स्ट और थर्ड सुपर ईगो है उसके जो बीच का सामंजस्य है, जो हम सामंजस्य बिठाते हैं, मतलब इक्वालिटी दिखाते हैं, कहीं ना कहीं इच्छाओं एवं वास्तविकताओं के बीच नियंत्रण करते हैं, वही हमारे पास ईगो है। ठीक है, उसके बाद सुपर ईगो क्या है, सबसे अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष, आदर्शवादिता, नैतिकता, पछतावा, संस्कार आदि। ठीक है, सुपर ईगो क्या होती है, जो जब हम बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं उस टाइम क्या होता है, हमारा जो नैतिक पक्ष, आदर्शवादिता होती है वो भी उत्पन्न हो जाता है। नैतिकता, जो हम देखते हैं कि ये ब्रेव है, अच्छा है, उसको देख के हम कुछ सीखते हैं, वो है नैतिकता। पछतावा क्या है कि हमने जो पीछे कर दिया है, कहीं ना कहीं हम गलत थे, उसके बारे में सोचना, वो पछतावा है। और संस्कार, संस्कार जो भी हम सीखते हैं अपने समाज में, घर में, वही हमारे पास सुपर ईगो है। ठीक है, अब चेतन मन, चेतन मन वही है वर्तमान एवं तात्कालिक ज्ञान। ठीक है, अर्ध चेतन, जीव लड़खड़ाना, भूल जाना, पुनः चेतना में लाया जा सकता है। ठीक है, अचेतन सबसे बड़ा भाग, दमित इच्छाएं, काम शक्ति, पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत किस किसने दिए, इसको आज हम डिस्कशन करेंगे। ये नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा हमारे पास टॉपिक आया है, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए अब ये पहला जैसे हेडिंग में पढ़ रहा हूँ वैसे ही एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कोहलर ने दिया था। ठीक है, तो इसमें प्रवर्तक कोहलर, ठीक है, बुक मेंटेलिटी ऑफ एप्स 1925 में दी थी। ठीक है, उपनाम क्या है, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, गेस्टोल्ट वादी है, ठीक है, अब देखिए इसका उपनाम भी रखा है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि मतलब सूझ का सिद्धांत। उसके बाद इसमें इन्होंने एक भूखे चिंपैंजी पर प्रैक्टिकल किया था, जिसको हम इन्होंने कमरे में बंद कर दिया और इनको उसको सिखाया कि किस तरह से केला हम छील कर खाते हैं। उसको सबसे पहले चिंपैंजी ने जल्दी अनुकरण कर लिया था इसको। अब अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है जो हमारे पास, इसको कैसे इन्होंने
किया है तो ये प्रवर्तक इवान पावलोव, ठीक है, प्रवर्तक जो इवान पावलोव के द्वारा है। ये रूस में किया था, 1904 में किया था, ठीक है। उपनाम क्या है इसका, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है इसका उपनाम। जो क्लासिकल सिद्धांत है, अनुबंधित अनुक्रिया संबंध प्रतिक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया था इन्होंने, कुत्ते पे किया होगा। इसमें कुत्ते पर प्रैक्टिकल किया था इन्होंने, जिसमें भूखे कुत्ते को ये भोजन दे रहे थे टाइम टू टाइम, ठीक है, जिसमें ये स्वाभाविक था। उसके बाद इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया कि जब घंटी बजेगी उस टाइम ये खाना दे रहे थे कि कुत्ता उस हिसाब से ढलने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के गले में छेद कर दिया। जब कुत्ते की लार टपकेगी तो कुत्ते को ऑटोमेटिक पता लग रहा था कि इस टाइम पे अब खाना आएगा। पुनर्बलन के सिद्धांत, देखिए री एनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं हम, ये हमारे पास 100% इसको नोट डाउन कर ले, आप अच्छे से समझ ले पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है और किसने दिया है। तो ये CL हल ने दिया है, ठीक है, जो अमेरिका के थे, जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है, ठीक है। और उपनाम प्रबल का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत है ये, ठीक है। पुनर्बलन और प्रबलन का सिद्धांत, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पुनर्बलन और प्रबलन का सिद्धांत पिछले एक टैग में आया था, प्रबलन का सिद्धांत, तो कई बच्चों ने गलत कर दिया था क्योंकि इसमें पुनर्बलन का सिद्धांत समझते हैं CL हल के द्वारा और प्रबलन का सिद्धांत नहीं समझ पाते हैं। और इसका दूसरा नाम है सबलीकरण का सिद्धांत, ठीक है, सबलीकरण का सिद्धांत भी इसका ही नाम है। चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं और अच्छे से आपका हो जाए, ठीक है। इसको देखे चूहे पे इन्होंने किया था, चूहा बिल्ली पर प्रयोग हुए इसमें, ठीक है, जिसका आवश्यकता पर बल देता है। इसलिए स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है, ठीक है, ठीक है। स्किनर ने इसको क्या किया है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। अब अल्बर्ट बंडूरा ने ये दिया था, ये कनाडा के हैं और 1977 में दिया था, ठीक है। इनके अनुसार अनुकरण के 4 चरण हैं, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो अनुकरण के भाग हैं वो 4 चरण हैं, जिसमें पहला है अटेंशन, दूसरा धारणा, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, चौथा पुनर्बलन है, ठीक है। इसके बाद हम 5th नंबर की बात करते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। ये भी हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये स्किनर ने दिया था। और ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं, ठीक है। तो इसका उपनाम क्या था, सक्रिय अनुबंधन, अनुक्रिया उद्दीपन, साधनावाद अनुबंधन, स्किनर बॉक्स थ्योरी, RS थ्योरी, ठीक है। RS थ्योरी भी इसे ही कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। RS थ्योरी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन्होंने किस पर इन्होंने ये ट्राई किया था, तो ये चूहा, ठीक है, 1938 में किया चूहे पे, ठीक है। कबूतर पे किया 1943 में। और इसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, पहले किया है बॉक्स, उसके बाद लीवर, उसके बाद फिर लीवर किया है, उसके बाद दबना, उसके बाद बॉक्स खोलना और भोजन प्राप्त होना, ठीक है। इस सिद्धांत में स्किनर ने SR थ्योरी को RS थ्योरी में बदला है, ठीक है। देखिए अब जो हमने आगे पढ़ा है उसको हम SR थ्योरी बोलते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, RS थ्योरी में बदला है। देखिए स्किनर के अनुसार RS थ्योरी होती है। अब हमारे पास 6 नंबर पे है सीखने के नियम, ठीक है। सीखने के नियम हमारे पास किसने दिए थे, ये थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है, ये अमेरिका के ही हैं, ठीक है। तो इसमें प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल, आवृत्ति उद्दीपक, अनुक्रिया, SR बॉन्ड, संबंधवाद, अधिगम का बंध सिद्धांत, ठीक है। ये देखिए इसमें जो अधिगम का बंध सिद्धांत है और प्रयास एवं त्रुटि का, प्रयत्न एवं भूल का है, ये हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं और कई बार पूछे जाते हैं, टैट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 2nd नंबर की बात करते हैं तो अभ्यास का नियम, 3rd नंबर की बात करते हैं प्रभाव संतोष असंतोष का नियम, 5 गुण नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। इसमें आज हम
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। ठीक है, जो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है वो क्या क्या है और किसने दिए हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, वोल्फ के द्वारा दिया गया था। समतत्व सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया है। अवयवी सिद्धांत वर्दीमर कोफका कोहलर ने दिया था। ठीक है, द्वितीय सिद्धांत जो था द्वितत्व सिद्धांत जो स्पीरमैन ने दिया था। और मूल्यों का सिद्धांत जो हमारे पास वॉगले ने दिया था। सामान्यकरण का सिद्धांत हमारे पास जड़ ने दिया था। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, जो 1896 और 1980 का है। ठीक है, इसमें हमारे पास स्विट्जरलैंड निवासी पियाजे ने साइमन बिने के निर्देश पर फ्रेंच बच्चों के बौद्धिक स्तर पर कुछ टेस्ट लिए। इसके आधार पर इन्होंने अधिगम में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की एवं इसे 4 भागों में बांटा। देखिए, इस जो जीन पियाजे के 4 भाग है। ठीक है, जो हमारे पास इन संज्ञानात्मक विकास के 4 भागों में बांटा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर टेट में इसमें क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संवेदी पेशी अवस्था जो फर्स्ट है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास देखिए ये टॉपिक, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक सेंसरी मोटर स्टेज जो कब से कब तक रहती है, तो ये हमारे पास 0 से 2 वर्ष तक रहती है। ठीक है, जिसमें वस्तु स्थायित्व इंद्रियों या संवेदी अंगों का अधिक उपयोग होता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है हमारे पास, प्री ऑपरेशनल स्टेज है हमारे पास 2 से 7 वर्ष तक चलती है ये। ठीक है, जिसमें जीववाद, अहम केंद्रिता, आपलटावी, ठीक है, संप्रत्यय का निर्माण नहीं और बनावट की अधिकता, देखना सुनना लेकिन क्रिया नहीं। ठीक है, देख सकता है, सुन सकता है लेकिन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अनुकरण, नकल करता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये कब से कब तक चलती है, तो ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है, जिसमें हमारे पास तुलनात्मक ज्ञान होता है, वर्गीकरण आरंभ हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो 11 से आगे चलती है। ठीक है, उसमें हमारे पास अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो 4 पार्ट्स डिवाइड किए थे वो थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन कर अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो लॉरेंस कोहलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास कोहलर वर्ग का नैतिक सिद्धांत, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लॉरेंस कोहलर वर्ग का जो सिद्धांत है वो 1927 से 1987 के बीच का है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे ये। ठीक है, जिन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत दिए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, 10 से 16 वर्ष के बच्चों, ठीक है, पे उनका क्या क्या टेस्ट लिया, जिसमें ठीक है प्राप्त तथ्य थे उनके पास। ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, बालक का नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, जो नैतिक व्यवहार होता है वो जन्मजात नहीं होता है, वो बाहर से या स्कूल से या फैमिली से सीखता है। ठीक है, और बालक नैतिक व्यवहार को अपने सामाजिक परिवेश में सीखता है। देखिए, ठीक है, सेम ही आ रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। इन्होंने एक बार जो बता दिया जन्मजात नहीं है, तो ये समझ लो कि ये समाज से सीख रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने पास पड़ोस तथा स्कूल से नैतिकता को सीखता है। मतलब अगर आप ये समझ लो, पहला अगर आप डिस्क्रिप्शन समझ रहे हो कि बालक का नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं समाज से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है, अपने आस पड़ोस से सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते, कोहलरबर्ग के द्वारा क्या बोला गया है कि बालकों पर 20 साल तक का एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं। ठीक है, अब देखिए नैतिक विकास के इनके अकॉर्डिंग कितने चरण हैं। ठीक है, कितने डिवाइड किए, कितने पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नैतिक विकास के 3 चरण
कौन कौन से हैं, या कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने चरण हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नैतिक वर्ग के हमारे पास 3 चरण हैं कोहलर वर्ग के अकॉर्डिंग। ठीक था, इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं, कोहलर वर्ग के अनुसार जो है बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब कोहलर वर्ग के जो नैतिक विकास के स्तर थे, 3 स्तर थे। आज अब हम उसको डिस्कशन करेंगे। जो पूर्व नैतिक स्तर है उसमें हमारे पास सेकंड है हमारे पास परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर हैं हमारे पास जो डिवाइड किया है कोहलर वर्ग ने। ठीक है, मैंने 2 वीडियोस और बना के रखी है साइकोलॉजी के टॉपिक्स पर ही, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको इस टैट में और कमीशन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हमारी वीडियो से। सो फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।